कई बार आप लोगों को सिर्फ झूठी और तोतली बातें ही पसंद होती हैं, और जब कुंडली का जो निष्पक्ष भाव होता है वो साधारण दर्शक नहीं देखना चाहता है, और खास करके वैसे तो बिल्कुल नहीं जो ज्योतिष को थोड़ा सा जानते हो। हालांकि वो जानते नहीं हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं मैं भी थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान रखता हूं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुंडली के कमजोर पक्षों से देखने का, दर्शन ना करने का प्रयास ना करें। प्रयास जरूरी है। ये कुंडली सार्वभौमिक होती है और वो सभी चीज़ों का दर्शन व्यक्ति के जीवन में कराती है। वो जहाँ शुभता भी दिखाती है, अशुभता का भाव भी तो दिखाएगी। कुंडली में तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव भी तो होते हैं। एकादशवां भाव पापी भाव और 10वां भाव पापी भाव भी तो होते हैं। इनके अधिपति जहाँ बैठेंगे उनको कमज़ोर भी तो करते हैं, आप उसको माने ना माने। अब अलग बात है कि आप सामने जो बता रहा है, जैसे मैं, आप मुझ पर कटाक्ष करेंगे, खैर उसकी बात अलग है। लेकिन कभी भी वो व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है जिसमें अपने सामने से ही सत्य को प्रमाणित होते देखते हुए जलन होती है। सत्य जब प्रमाणित हो रहा हो और जो उसके वाजिब तर्क और श्रेष्ठ तर्क दिए जा रहे हों तो हमें उसे मान लेना चाहिए। धर्मस्य मूलम धनमस्य शाखा पुष्पम च कामः फलमस्य मोक्षः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज गुरुवार है और पिछले कार्यक्रम में मैंने एक बात कही थी कि अब थोड़े से दुर्गुणों के ऊपर भी और कुंडली में बनने वाले दुर्योगों पर भी चर्चा करूँगा। एक बात बताऊँ, और कितनी अजीब बात है, कस्तूरी को जानते होंगे आप लोग और हिरण को भी जानते होंगे। ये दोनों एक दूसरे में ही समाहित होते हैं, फिर भी वो हिरण उस कस्तूरी के गंध को ढूंढने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ भटकती है और फिर उस कस्तूरी के सुगंध को पाने की इच्छा में ही उसकी मौत हो जाती है, थक करके चूर होती है और फिर उसे बाघ खा जाता है। हमारे जीवन में जो चीज़ें बनती हैं और जो बिगड़ती हैं वो निश्चित रूप से उसके कारण हम खुद ही होते हैं। आइए आज के कार्यक्रम में आपको खल योग के बारे में बताता हूँ। खल योग कैसे बनता है, इसके परिणाम क्या क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें, कैसे कुंडली में इसे देखना होता है, बता देता हूँ। जन्म कुंडली के जो क्रमशः चार भाव ऐसे होते हैं जिन्हें त्रिक भाव कहा जाता है, दुह स्थान कहा जाता है। और आपको ये बात पता है और ये बात बिल्कुल आसानी से आप सभी लोग जानते होंगे कि इन भावों के अधिपति जहां कहीं भी जन्म कुंडली में बैठते हैं, जहां कहीं भी इनकी दृष्टि पड़ती है, उन भावों को ये निगेटिव रूप से अप्रोच करते हैं और परेशानी के कारण बनाते हैं। दूसरी बात और है कि अगर जन्म कुंडली के इन चार भावों के अधिपति जहाँ जहाँ भी दृष्टिपात करते हैं, जहाँ जहाँ भी अपनी दृष्टि से देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर छठे भाव के अधिपति गुरु बनते हों और अगर वो गुरु जहाँ जहाँ भी देखेंगे ना अपनी दृष्टि से, तो जिस जिस भाव पे उनकी दृष्टि पड़ेगी वो गुरु शुभता तो देने वाले होंगे, लेकिन साथ में उसमें अशुभता का लक्षण भी दृष्टिगोचर कराते हैं और व्यक्ति के जीवन में वो देखने को मिल जाता है। त्रिक भाव क्रमशः चार होते हैं। वो कौन कौन है? तृतीय भाव, छठा भाव, 8वां और 12वां। ये चार ऐसे भाव हैं जिसके अधिपति कहीं भी कुंडली में बैठेंगे वो निश्चित रूप से परेशान करते हैं। और ये सिर्फ लग्न कुंडली की ही बात नहीं कर रहा, मैं समस्त चार्ट की बात करता हूँ, समस्त की। अगर यहाँ पे लग्न कुंडली के बाद वो नवमांश में या D4 चार्ट में भी अगर वो कमजोर देखे जा रहे हों या ग्रह अगर उन भावों का अधिपति होकर के किसी भी भाव में बैठेगा तो निश्चित रूप से थोड़ी सी परेशानी करता है, ये बात है। तो आइए आपको आज के कार्यक्रम में ये बता देता हूं कि कौन कौन से भाव के अधिपति अगर तीसरे भाव से संबंध बनाते हैं तो वो कैसे फल देने वाले होते हैं। आपकी कुंडली में अगर लग्न का अधिपति जो लग्नेश हैं, अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठेंगे तो आपको मेहनती तो बनाएंगे, परंतु मेहनत के फल को सोखने वाले बनाते हैं और मेहनत के बाद किए गए फलों को वो देर से देने वाले भी होते हैं। और अगर
तीसरे भाव का अधिपति लग्न में बैठ जाता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में जहां मेहनती और मेहनत करने का तरीका अलग बनाता है, व्यक्ति को एक अलग तरीके से मेहनत करने वाला बनाता है, स्मार्ट मेहनत करने वाला बनाता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति को किसी भी चीज को पाने के लिए परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है। ये बातें बनती हैं। अगर तीसरे भाव का अधिपति कहीं से भी चौथे भाव में बैठ जाए या चौथे भाव का अधिपति तीसरे में बैठ जाए तो ये व्यक्ति को सुख सुविधाओं में मिलने वाले जो फल होते हैं उनको कम करता है, मिनिमाइज करता है, और व्यक्ति को घर से दूर रहने का, माता पिता के साथ संबंधों को कमज़ोर करने का, माता के स्वास्थ्य को व्ययात्मक तरीके से दिखने और दिखाने वाला होता है। और उसके बाद व्यक्ति को सुख समृद्धि में और सुख की चीज़ें पाने वाली जो स्थितियां होती हैं उसके लिए बड़ी भागादौड़ी करनी पड़ती है। ये खल योग है, मतलब ग्रह जो है वो वस्तुतः आपके लिए खलवत हो गया है। खल मतलब दुष्ट, परेशान करने का कारण ये होता है। और त्रिक भाव है ये। तो वैसे भी मैंने इसके बारे में अभी आपको चर्चा में बताई ही थी कि इन भावों के अधिपति अगर किसी भी भाव से संबंध बना लेते हैं तो उसे परेशान कर ही देते हैं और कुंडली को परेशान करने वाले होते हैं। अगर तीसरे भाव के अधिपति का संबंध पंचम भाव से और पंचम भाव के अधिपति का संबंध तीसरे भाव से होता है तो ये चूंकि पराक्रम के बाद किए गए फल का भाव होता है और ये पराक्रम का फल होता है, मूलतः ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में ले जाकर के परिणाम देने वाले होते हैं। लेकिन इंतजार तो यहाँ भी करना पड़ता है, इंतजार तो यहाँ भी करना पड़ता है। तृतीय का अधिपति पंचम में व्यक्ति को पराक्रम के बाद धन का मालिक बनाता है। किसी भी चीज को सीखने में बड़ी दिक्कत होती है और याद रखने में परेशानियां भी सामने आती हैं। अगर तृतीय भाव का अधिपति छठे में बैठ जाए या छठे का अधिपति तृतीय में तो व्यक्ति को कहीं से भी अज्ञात धन जहां से लेना हो, अनायास कहीं से अगर धन की प्राप्ति होने वाली होती हो, उसकी स्थितियां कुंडली में कमजोर हो जाती हैं। ये बात बनती है। उसके बाद अगर तीसरे भाव का अधिपति सप्तम में बैठ जाता है तो ये ठीक होता है दाम्पत्य के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ से भी कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी आती है। इस भाव को एक नकारात्मक पक्ष मिलता है जिसके कारण दाम्पत्य को कई बार ऐसी स्थिति में ले जाकर के छोड़ता है जहाँ दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं विचारों से, जहाँ दोनों पति और पत्नी, आपका पार्टनर, आपका व्यवसाय उतना फ्लरिश नहीं कर पाता है जितना मेहनत करने के बाद उसे देना चाहिए। ये बात भी सामने आती है। ये सप्तम भाव विचारों का भाव नहीं, यहाँ पे मन के मेल का विचार भाव होता है। यहाँ दोनों पति पत्नी एक साथ होते हैं दाम्पत्य के सूत्र में। और तृतीय भाव का अधिपति जब यहीं आकर के बैठ जाता है, अगर यहाँ पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तब तो उसके निगेटिविटी को वो कम कर देता है, लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो निश्चित रूप से उसमें परेशानी आती ही आती है। तृतीय भाव का अधिपति अगर भाग्य में बैठे या फिर भाग्य का अधिपति कहीं से घूम घुमा करके अगर तृतीय से संबंध बना ले और तृतीय का अधिपति भाग्य से, तो ये जहां व्यक्ति को भाग्यवादी बनाता है, मेहनत करने वाला भी बनाता है, क्योंकि ये पराक्रम का भाव होता है। और अगर भाव का अधिपति भाव को देखेगा तो कमजोर तो नहीं करेगा, परंतु फिर भी एक नकारात्मक पक्ष यहाँ भी देखने को मिलेगा जहाँ व्यक्ति की कुंडली में तृतीय भाव के अधिपति अगर भाग्य भाव से संबंध बनाएं, भाग्य के अधिपति अगर तृतीय भाव से या तृतीय भाव में जाकर के बैठ जाएं या परिवर्तन में दोनों हो जाते हैं, तो ये भाग्य को थोड़ा सा 25% से 30% तक कमजोर करने वाले और भाग्य के लिए असहयोग की स्थितियों को देने वाले भी हो जाते हैं। एक बात बताऊं, यहाँ पे एक बात कहूँगा, कई बार आप लोगों को सिर्फ झूठी और तोतली बातें ही पसंद होती हैं, और जब कुंडली का जो निष्पक्ष भाव होता है वो साधारण दर्शक नहीं देखना चाहता है, और खास करके वैसे तो बिल्कुल नहीं जो ज्योतिष को थोड़ा सा जानते हो। हालांकि वो जानते नहीं हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं मैं भी थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान रखता हूं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुंडली के कमजोर पक्षों से देखने का, दर्शन ना करने का प्रयास ना करें। प्रयास जरूरी है। ये कुंडली सार्वभौमिक होती है और वो सभी चीज़ों का दर्शन व्यक्ति के जीवन में कराती है। वो जहाँ शुभता भी दिखाती है, अशुभता का भाव भी तो दिखाएगी। कुंडली में तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव भी तो होते हैं। एकादशवां भाव पापी भाव और 10वां भाव पापी भाव भी तो होते हैं। इनके अधिपति जहाँ बैठेंगे उनको कमजोर भी तो करते हैं, आप उसको माने ना माने। अब अलग बात है कि आप सामने जो बता रहा है जैसे मैं, आप मुझ पर कटाक्ष करेंगे, खैर उसकी बात अलग है। लेकिन कभी भी वो व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है जिसमें अपने सामने से ही सत्य को प्रमाणित होते देखते हुए जलन होती है। सत्य जब प्रमाणित हो रहा हो
और जो उसके वाजिब तर्क और श्रेष्ठ तर्क दिए जा रहे हों तो हमें उसे मान लेना चाहिए। तो लोग प्रायः अपनी कुंडलियों में जब ऐसी स्थितियां बनेंगी तो वो मुझ पे कपटपूर्ण दृष्टि से देखेंगे, नहीं नहीं ये पंडित तो गलत बता रहा है, ऐसा तो नहीं है। और कई बार इस पे निगेटिव भी लोग लिखेंगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात है। तो तृतीय भाव के अधिपति भाग्य में बैठे और भाग्य का अधिपति तृतीय भाव से संबंध बना करके एक दूसरे के साथ परिवर्तन में ऐसी चीजें होती हैं तो थोड़ी सी उसमें कमजोरी मिलती है और पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तृतीय का अधिपति दशम में व्यक्ति को अपना व्यवसाय करने वाला जहां बनाता है वहीं पे व्यक्ति को कामकाज के लिए भटकाव भी देता है। कामकाज के लिए व्यक्ति कंफ्यूजन में रहता है, क्या करूं क्या नहीं, कैसे होगा। स्टार्ट करने के लिए और किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए उसको प्लेटफॉर्म मिलने में देरी होती है और कई बार वो कंफ्यूजन में ज़्यादा रहता है कि क्या ये करना सही होगा। जैसे दशम के अधिपति अगर कहीं से भी आपकी कुंडली में तृतीय भाव से संबंध बनाते हो तो मैंने कल के ही कार्यक्रम में ये बात कही थी कि ये व्यवसाय करने वाला एक दोष या फिर गुण दोनों हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर इस स्थिति में देखा जाए कि दशम का अधिपति तृतीय में, तृतीय का अधिपति दशम में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं भी होता है और उसके कुछ कमजोरी वाले पक्ष भी व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं, संपूर्ण फल नहीं मिलता है। तृतीय का अधिपति अगर एकादशवें से संबंध बना लेता है तो ये व्यक्ति के जीवन में मार्ग तो खोलता है कई मेहनत करके धन कमाने का, लेकिन जीवन भर व्यक्ति को मेहनत करना भी पड़ता है और जीवन भर धन के पीछे भागना भी पड़ता है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति कई तरह से धन कमाने के पीछे जहां प्रलोभित होता है उसको हमेशा धन की याद सताती है, हमेशा धन पाने के लिए बिल्कुल भागता रहता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती है। इतना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर भरा होता है कि वो अपने परिवार को भी वक्त नहीं दे पाता है। और 12वें से तो पराक्रम का अधिपति अगर 12वें में जाकर के बैठ जाए तो व्यक्ति के पराक्रम के बाद मिलने वाले फलों में वो देर करता है और देर से ही व्यक्ति आगे जीवन में बढ़ पाता है। उसे धन कमाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत के बाद उसका परिणाम और उसके किए गए कर्म उसको फल देते हैं। ये दरअसल बात त्रिक भाव की थी। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे दुर्योगों के बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा जिसे निष्पक्ष होकर के अपनी कुंडली में देखा जाए। याद रखिएगा, श्रेष्ठ और सत्कर्म वही होता है और श्रेष्ठ कर्म वही होता है जो अच्छे और बुरों की पहचान कर सके। और मैंने जो बात कही थी ऊपर श्लोक में, वो क्या कही थी? धर्म ही मानव धर्म का मूल होता है। उद्देश्य आपका आपके धर्म का पालन करना ही होता है। इसके अलावा जीवन में कोई उद्देश्य भी है क्या? नहीं ना। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसके मूल में धर्म छुपा है कि नहीं ये जरूर देख लेना। उसके मूल में कहीं धर्म है भी कि नहीं जरूर देख लेना और तभी जाकर के किसी पे और किसी निर्णय पे पहुंचना। अगर वो धर्म से हट करके कोई भी कृत्य आपसे करवा रहा हो आपका कर्म, तो जरा सावधान हो जाने की बात है, नहीं तो फिर वो तकलीफों का कारण बनता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। ये खल योग था जो व्यक्ति के जीवन में खलवत और खल के सदृश, दुश्मन के सदृश, दुष्ट के सदृश और परेशानियों को लाने वाला और अपने फलों को पूर्ण रूप से नहीं देने वाला बनता है। इसके अलावे अगर इनके बारे में अगर कहीं से भी ये ग्रह और ये भाव अगर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट होते हों जो अच्छे भाव का अधिपति बनता हो, जैसे गुरु, शुक्र, चंद्रमा, बुध राशि के अधिपति से दृष्ट होता हो, तो उसके प्रभावों में न्यूनता भी आएगी, कमजोरी भी आएगी, उसके कमजोरीपन में कमजोरीपन का एहसास भी होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।